हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। आई एम निकिता गुप्ता और आज हम बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक बायो एनर्जेटिक्स पे एक स्मॉल सा क्विज लेंगे सो दैट आप बायो एनर्जेटिक्स के कंसेप्ट्स को क्लियरली समझ सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and hit the bell icon to get updated with these informative videos. So let's start our video. First question from bioenergetics is the law of thermodynamics, which states that energy can neither be created or nor be destroyed is means कि हम आपने थर्मोडाइनमिक्स के लॉज पढ़े होंगे जिसके अंदर वो कौन सा लॉ है जो ये बताता है कि एनर्जी जो होती है उसे ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ऑप्शन नंबर बी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड ऑप्शन नंबर डी ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स तो बेसिकली थर्मोडाइनमिक्स का लॉ है ही नहीं, तो डी ऑप्शन तो हमारा एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाता है। देन हमारे पास आता है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो इनमें से कौन सा लॉ है जो कि ये बताता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जो कि बेसिकली ये बताता है कि एनर्जी जो होती है किसी भी सिस्टम के अंदर कांस्टेंट होती है और सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफ़र होती रहती है और सिस्टम से किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र होगी, पर ओवरऑल सिस्टम और सराउंडिंग को मिला करके जो पूरा ब्रह्मांड है उसके अंदर एनर्जी कांस्टेंट है। देन सेकंड क्वेश्चन है कि ग्रिप्स फ्री एनर्जी इज अ पोर्शन ऑफ टोटल एनर्जी विच इज अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क। कि ग्रिप्स फ्री एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी का वो पोर्शन होती है जिसे कि किसी भी वर्क के लिए किसी भी काम के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रूथ है या फॉल्स है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ट्रूथ। मीन्स कि ग्रिप्स फ्री एनर्जी जो है एक्चुअल में वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी वर्क के लिए अवेलेबल होती है, यूज़ की जाती है। तो ये जो ग्रिप्स फ्री एनर्जी होती है बेसिकली इसे केमिकल पोटेंशियल बोला जाता है और इसे डेल्टा जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये एनर्जी किसी भी वर्क को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए यूज़ की जाने वाली, अवेलेबल होने वाली फ्री एनर्जी होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्री एनर्जी चेंज दैट इज डेल्टा जी एंड द चेंज इन एंट्रोपी दैट इज डेल्टा एस अंडर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपको ये बताना है कि कौन सा रिलेशनशिप इनमें से सही है जो कि डेल जी डेल एस टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप को बनाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए डेल जी इज इक्वल्स टू टी मल्टीप्लाई विथ डेल एच माइनस डेल एस, ऑप्शन नंबर बी डेल जी इज इक्वल्स टू टी दैट इज टेम्परेचर मल्टीप्लाई विथ डेल एच divided by delta s, option number C is delta h is equals to delta h divided by T that is temperature multiply with delta s, and last option D is delta G equals to delta h minus T delta s। तो आपको यहाँ पे फ्री चेंज एनर्जी या फ्री गिब्स एनर्जी डेल जी डेल एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी, कांस्टेंट टेम्परेचर टी और प्रेशर के बीच में एक रिलेशनशिप बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी
दैट इज डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये जो रिलेशनशिप है वो फ्री एनर्जी चेंज और चेंज इन एंट्रोपी के बीच में है, जो कि किसी रिएक्टिंग सिस्टम के अंदर हो रहा है, और इस रिएक्टिंग सिस्टम के अंदर टेम्परेचर T कांस्टेंट है और प्रेशर P भी कांस्टेंट है। तो अगर किसी सिस्टम के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो और चेंज हो रहा हो फ्री एनर्जी और एंट्रोपी के बीच में, तो वहाँ पे रिलेशनशिप होगा डेल जी इज इक्वल्स टू डेल टी माइनस टी डेल एस, जहाँ पे H इज इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी एंड T इज इक्वल्स टू टेम्परेचर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज द वैल्यू ऑफ डेल जी व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तब डेल जी की वैल्यू क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए डेल जी इज इक्वल्स टू 0, ऑप्शन नंबर बी डेल जी इज इक्वल्स टू 1, ऑप्शन नंबर सी डेल जी इज इक्वल्स टू -1 एंड ऑप्शन नंबर डी डेल जी इज इक्वल्स टू डेल जी नॉट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेल जी इज इक्वल्स टू 0। मीन्स कि जब इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती हैं तो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शंस जो होती हैं वो इक्वल रेट से हो रही होती हैं। तो इसकी वजह से जो चेंज इन फ्री एनर्जी होता है वो 0 होता है। मीन्स कि डेल जी किसको बताता है? डेल जी किसी रिएक्शन के होने को बताता है। अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है यानी कि रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है और स्पॉन्टेनियसली हो रही है, और अगर डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव है दैट मीन्स रिएक्शन को करवाने के लिए आपको किसी कैटलिस्ट को देना पड़ेगा या वो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होगी। और अगर डेल जी की वैल्यू 0 है दैट मीन्स कि रिएक्शन के फॉरवर्ड होने की और रिवर्स होने की जो दोनों के साइड की रिएक्शन है वो बराबरी से हो रही हैं, और इसलिए जो चेंज इन फ्री एनर्जी है वो होगा 0। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following factor is not responsible for actual change in free energy। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक्चुअल में फ्री एनर्जी के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज पीएच। तो जैसे कि अभी आपने लास्ट एक रिलेशनशिप भी देखा तो वहाँ पे हमने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करके एक रिलेशनशिप बनाया था। मींस कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर में कोई चेंज आता है तो गिब्स फ्री एनर्जी में भी चेंज आएगा। तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर और प्रेशर तो फ्री एनर्जी में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और साथ में रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी ये ऑफ कोर्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो कौन सा एक फैक्टर यहाँ पे रिमेनिंग रहा जिस पे क्रिप्स फ्री एनर्जी डिपेंड नहीं कर रही थी? तो वो है पीएच। तो किसी भी रिएक्शन के टाइम पे जब चेंज हो रहा होता है फ्री एनर्जी में तो वो इन्फ्लुएंस्ड होती है टेम्परेचर, प्रेशर और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से, जो कि इनिशियल लेवल पे है, जबकि पीएच से रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल भी किसी भी तरीके से अफेक्टेड नहीं होती है। तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा फैक्टर है जिससे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी पीएच। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेल जी नॉट एंड के इक्वलेंट। तो आपको यहाँ पे डेल जी नॉट और के इक्वलेंट के बीच में एक रिलेशनशिप बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के इक्वलेंट, ऑप्शन नंबर बी डेल जी इक्वल्स टू एल एन के इक्वलेंट, ऑप्शन नंबर सी डेल जी इज इक्वल्स टू डेल जी नॉट मल्टीप्लाई विथ माइनस आर टी के इक्वलेंट एंड ऑप्शन नंबर डी डेल जी इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के इक्वलेंट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी के इक्वलेंट। तो ये जो इक्वेशन है डेल जी इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के इक्वलेंट, ये जो है इसके अंदर
के इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आर का मतलब होता है गैस कांस्टेंट और टी का मतलब होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये जो इक्वेशन है ये एक सिंपल सा प्रिडिक्शन देती है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जा रही है या रिवर्स जा रही है या फिर वो इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ से हम डेल जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन्स कि कोई भी रिएक्शन होगी तो उसका एक के इक्विवेलेंट होगा और वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रही होगी, और आर तो हमारे पास फिक्स होता ही है गैस कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे क्या इक्विवेलेंट की वैल्यू रख के जिस टेम्परेचर पे वो रिएक्शन हो रही है वो वैल्यू रख के डेल जी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और फिर ये जो डेल जी नॉट की वैल्यू आती है उससे हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि जो इक्वेशन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, बैकवर्ड है या रिवर्स है या फिर इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो इस तरीके का रिलेशनशिप होता है जो कि रिएक्शन के बारे में बताता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ एटीपी। मीन्स कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ एटीपी क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्मॉल एंड नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी लार्ज एंड पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी लार्ज एंड नेगेटिव एंड ऑप्शन नंबर डी स्मॉल एंड पॉजिटिव। तो आपको बताना है कि एटीपी जो होता है उसके लिए स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लार्ज एंड नेगेटिव। तो जो फॉस्फोराइल ट्रांसफ़र पोटेंशियल होता है वो डिटरमाइन करता है कि कितनी फ्री एनर्जी की वैल्यू है और वो कितनी नेगेटिव है। मीन्स कि एटीपी में क्या होता है बेसिकली एडिनोसिन और ट्राइफॉस्फेट होते हैं, यानी कि 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये फॉस्फोराइल ट्रांसफ़र होता है मीन्स कि फॉस्फेट ग्रुप का निकलना होता है जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होती है और एडीपी से एएमपी में कन्वर्ट होती है, तो उसकी वजह से एनर्जी में चेंज आता है और ये चेंज जो है वो नेगेटिव फ्री एनर्जी वैल्यू से डिटरमाइन होता है। ये जो एटीपी होती है ये एक हाई टेंडेंसी रखती है ट्रांसफ़र करने का उस टर्मिनल फॉस्फोराइल ग्रुप को, किसको, वाटर को। जब कोई भी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होती है तो ये फॉस्फोराइल ग्रुप जो है वो वाटर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से क्या होता है एक लार्ज अमाउंट में नेगेटिव फ्री एनर्जी चेंज आता है और इसे ही एटीपी के चेंज से डिटरमाइन किया जाता है। तो हमसे पूछा गया था कि एटीपी का स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज क्या है। तो इसमें फॉस्फोराइलेशन जो ग्रुप है फॉस्फेट ग्रुप है उसका रिमूवल होगा, तो डीफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होगी और इसकी वजह से जो एनर्जी चेंज आएगा वो नेगेटिव होगा और लार्ज होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन स्टोरेज फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट। तो जो हाई एनर्जी फॉस्फेट्स होते हैं उसके अंदर स्टोरेज की फॉर्म में जो एनर्जी होती है वो किस मॉलिक्यूल में होती है। मीन्स कि कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हाई एनर्जी फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ऑप्शन नंबर सी फॉस्फाजन्स एंड ऑप्शन नंबर डी ग्लिसराइल फॉस्फेट। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी फॉस्फाजन्स, यानी कि वो एजेंट्स जो कि फॉस्फेट्स को जनरेट करते हैं। तो ये जो हाई एनर्जी फॉस्फेट्स होते हैं ये फॉस्फाजन्स के अंदर स्टोर्ड होते हैं और ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट्स जो कि वर्टिब्रेट्स के अंदर होते हैं और दूसरे होते हैं आर्जिनिन फॉस्फेट्स जो कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होते हैं। इनमें से ये जो फॉस्फाजन्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं एटीपी की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करते हैं और इसे फिर फर्दर एनर्जी सोर्स के फॉर्म में यूटिलाइज किया जाता है। तो हमसे पूछा गया था कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि हाई एनर्जी फॉस्फेट की फॉर्म में एज एन स्टोरेज फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ फॉस्फाजन्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द नेम ऑफ मॉलिक्यूल विच डिनोट्स इलेक्ट्रॉन। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीडेटिव एजेंट, ऑप्शन नंबर सी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीडेंट।
तो करेक्ट ऑप्शन है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन नंबर ए। तो क्या होता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मॉलिक्यूल होता है और किसी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर इसे एज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। मीन्स कि आपके पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट। तो हमसे पूछा गया था कि वो मॉलिक्यूल जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसे क्या बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूसिंग एजेंट। देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको बताना है कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए, अ मॉलिक्यूल लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, कि एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन को लूज करना कहलाता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। या फिर ऑप्शन नंबर बी, एन एटम और मॉलिक्यूल्स गेन एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ले लेना कहलाता है रिडक्शन पोटेंशियल। या फिर ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूसिंग द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पावर को रिड्यूस करना कहलाता है रिडक्शन पोटेंशियल। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीडेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीडेशन पावर को उसका रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एन एटम और मॉलिक्यूल्स गेन एन इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम या मॉलिक्यूल जो है किसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो उसे उसका रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। तो बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल एक ड्रिडनेस है, एक वैल्यू है जो कि किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी को बताती है और इसे वोल्ट्स में कैलकुलेट किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो वो पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ रैपिडली मूव करते हैं और उनको रिड्यूस कर देते हैं। तो बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल क्या हुआ? रिडक्शन पोटेंशियल हुआ किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करना किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के थ्रू, यानी कि जब कोई एटम या मॉलिक्यूल कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो उस रिएक्शन को रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। तो यहाँ हमने कंप्लीट किया है हमारा क्विज ऑन बायो एनर्जेटिक्स। आई होप सो कि आपके सारे डाउट्स इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और ये कितना इन्फॉर्मेटिव रहा आपके लिए, कितना यूज़फुल रहा ये भी बताइए। और लास्ट में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि हमारी जो एप्लीकेशन है बीएसपी फार्मेसी, प्लीज़ उसको जाके विज़िट कीजिए। वहाँ पे आपको बी फार्मा और डी फार्मा का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स और इवन लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही हैं। सो प्लीज़ एक बार जाके विजिट कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। टाटा बाय बाय।